हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 बायोलॉजी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के बारे में। ध्यान समझिएगा। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, प्राणी जगत के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें ध्यान समझिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेसिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे इसका, और फिर लास्ट में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। When you look around, you will observe different animal with different structure and form। ठीक है, तो जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको अलग अलग किस्म के एनिमल और अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको एनिमल की विभिन्न संरचना, विभिन्न स्ट्रक्चर और अलग अलग साइज में आप उनको पाएंगे। As over a million species of animal have been described till now। अब तक जो है लाखों की संख्या में, ठीक है, मिलियंस 10 लाख, ठीक है, लगभग 10 लाख से अधिक एनिमल का वर्णन जो है किया जा चुका है। As over a million species of animal had been described till now। अब तक जो है लगभग 10 लाख से अधिक एनिमल्स को डिस्क्राइब किया जा सका है, उनके बारे में जानकारी बताई जा चुकी है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। अब जो है इनका क्लासिफिकेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक एनिमल्स को डिस्क्राइब किया जा चुका है, इसलिए जो है इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इनको क्लासिफाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन assigning a systematic position to newly described species। ठीक है, जो नए जीव खोजे जा रहे हैं उनको क्लासिफाई करने में, उनको सही स्थान देने में क्लासिफिकेशन जो है हेल्प करता है। न्यू खोजे गए स्पीसीज का पोजीशन निर्धारित करने में क्लासिफिकेशन जो है बहुत मदद करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप एनिमल के विभिन्न संरचना और स्वरूपों में पाते हैं, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक एनिमल्स का वर्णन किया जा चुका है। ठीक है, डिस्क्राइब किया जा चुका है। वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, वर्गीकरण का महत्व जो है अब अधिक हो गया है। नई खोजी गई जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में वर्गीकरण जो है हेल्प करता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हम लोग देखेंगे कि किस आधार पर हम उनको क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण का क्या बेसिस होगा, किस किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। In spite of different in structure and form of different animal, there are fundamental features common to various individuals in return to arrangement of cell, body symmetry, nature of xylem, pattern of digestive, circulatory and reproductive system। In spite of different in structure and form different animals, अलग अलग स्ट्रक्चर होने के बावजूद, ठीक है, एनिमल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर और फॉर्म होने के बावजूद भी सभी एनिमल्स में कुछ कॉमन, ठीक है, कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एनिमल्स को स्ट्रक्चर और साइज में भिन्नता होते हुए भी, एनिमल्स का स्ट्रक्चर और फॉर्म में भिन्नता होते हुए भी, डिफरेंस होते हुए भी, उनकी जो सेल
अरेंजमेंट ऑफ सेल है, सेल की जो व्यवस्था है, बॉडी सिमेट्री है, ठीक है, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ बेसिक समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है, इनमें कुछ बेसिक समानताएं पाई जाती हैं। दिस फीचर आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इन्हीं लक्षणों को हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन का आधार बनाएंगे और उनको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड हियर। कुछ उनके बेसिस कैरेक्टर्स जो हैं उनको यहाँ पे बताए गए हैं, तो आइए एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण का क्या आधार होगा। तो इसमें आपने देखा कि एनिमल्स की स्ट्रक्चर और फार्म भिन्न होते हुए भी उनकी जो सेल का अरेंजमेंट है, कोशिका व्यवस्था जो है, शारीरिक समझ जो है, बॉडी सिमेट्री जो है, नेचर ऑफ सिलोम जो है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं, बेसिक सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में यूज किया गया है और इनमें से कुछ का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। पहला है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर के बारे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर क्या है, कैसे बॉडी बना है। थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. Through all member of Animalia are multicellular. यद्यप जो है सभी मेंबर्स एनिमेलिया के जो हैं वे क्या हैं, मल्टीसेलर होते हैं। उनका शरीर जो है, बॉडी जो है, एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, मोर देन वन सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। तो यद्यप एनिमल किंगडम में सभी सदस्य जो होते हैं वह कैसे होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल, लेकिन सभी एक ही प्रकार के कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसको सभी प्रदर्शित नहीं करते हैं। सभी मेंबर्स जो हैं एनिमेलिया के मल्टीसेलर होते हैं, लेकिन उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पैटर्न होता है वो सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इन स्पंजेस द सेल आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। स्पंजेस में जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो लूज सेल अरेंजमेंट होता है, सेल बिखरे रहते हैं। स्पंज में जो सेल हैं उनका अरेंजमेंट लूज सेल अरेंजमेंट होता है, सेल इसमें बिखरे रहते हैं। दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इनमें जो संगठन पाया जाता है बॉडी का स्पंज में, वह होता है सेलुलर लेवल का, ठीक है। सेलुलर लेवल का कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है स्पंज में। इनके सेल क्या होते हैं, लूजली, ठीक है, लूजली सेल एग्रीगेट्स। तो आपने देखा कि स्पंज में कोशिकाएं जो हैं वो बिखरी होते हैं, ठीक है, कोशिका बिखरी होती हैं, समूह में है, वे कोशिकीय स्तर का संगठन को दर्शाते हैं। सम डिवीजन ऑफ लेब्योर अकर एमंग द सेल, ठीक है, इनमें जो है डिवीजन ऑफ लेब्योर भी पाया जाता है। कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग कार्य को भी प्रदर्शित करती हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर एमंग द सेल, इन सेलों के बीच में डिवीजन ऑफ लेब्योर भी पाया जाता है। अलग अलग कोशिकाएं जो है अलग अलग वर्क को भी करती हैं। तो आपने देखा कि स्पंज में कोशिकाएं जो हैं वह
बिखरे हुए समूहों के रूप में पाई जाती हैं, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन को दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है, कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। इन सिलेंट्रेट्स, ठीक है, सिलेंट्रेट्स में क्या होते हैं? इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिलेंट्रेट्स में जो बॉडी का अरेंजमेंट है वह अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कठिन टाइप हो जाता है। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। यहाँ पर सेल जो हैं वे सेम फंक्शन को करती हैं, टिश्यू के रूप में अब यह संगठित हो जाती हैं। जब सेल जो हैं एक जैसे, ग्रुप ऑफ सेल एक जैसे वर्क को करने लगे तो उन्हें क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। तो सिलेंट्रेट्स में जो सेल हैं वे अपना ग्रुप बना के सेम वर्क को करने लगती हैं, तो ऐसे ग्रुप को ही हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। तो इन सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिलेंट्रेट्स में सेल का अरेंजमेंट जो है वह और कठिन हो जाता है। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। यहाँ पे जो सेल्स हैं वे टिश्यू की तरह वर्क करती हैं। हियर इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सिलेंट्रेट्स में जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, संगठन पाया जाता है, वो कैसा होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बट इन स्पंज में क्या होता है? स्पंज में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेकिन सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पे वर्क जो भी होते हैं वे टिश्यू लेवल पे किए जाते हैं। तो सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। सिलेंट्रेट्स में कोशिकाओं की व्यवस्था, सेल्स की व्यवस्था जो है अधिक होती है। उनमें सेल्स जो हैं अपना कार्य संगठित होकर टिश्यू के रूप में करती हैं, इसलिए इसे, ठीक है, टिश्यू लेवल का संगठन कहा जाता है। ये स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर आगे बढ़ा जाए हायर लेवल में, दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। तो अगर हम हायर लेवल में चलें तो वहां पे ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेंगे। ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनाइजेशन उनके मेंबर्स में मिलेंगे, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में, या फिर अदर हायर जो फाइला हैं, वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर फॉर्म ऑर्गन। वहां पे टिश्यू जो हैं आपस में मिल के ऑर्गन को तैयार करते हैं, ऑर्गन को बनाते हैं। ईच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, और प्रत्येक जो है एक निश्चित कार्य को करता है, ठीक है। तो जो हायर लेवल के फाइला हैं वहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और वहाँ पे प्रत्येक ऑर्गन जो है अलग अलग वर्क करता है, सबका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि उच्च स्तर का संगठन जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों, अन्य उच्च हायर फाइला में पाया जाता है, जिसमें टिश्यू जो है वह संगठित होकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक ऑर्गन एक विशेष कार्य को करता है। इन एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म एंड कार्डेट्स, organ have associated to form functional system. Each system connected with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. अब जो है एनालिड्स के, आर्थ्रोपोड्स के, मोलस्क के, एकाइनोडर्म्स के जो सदस्य हैं, ठीक है,
In animals like annelid, arthropod, mollusk, echinoderm, chordate, organ have associated to form functional system. organ जो है वो आपस में एसोसिएट होके समूह बना के किसी एक फंक्शन करते हैं, कोई एक फंक्शन को करते हैं. इस सिस्टम कंसर्न विथ ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. प्रत्येक सिस्टम जो है कंसर्न होके मिल के एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को करते हैं. दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इस पैटर्न को आप ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. तो आपने देखा कि एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म और कार्डेट्स के ऑर्गन मिलकर, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं. प्रत्येक सिस्टम एक विशिष्ट कार्य करता है और इस तरह की संरचना को, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप में ऑर्गन सिस्टम अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है, जटिलताएं प्रदर्शित करता है. अलग अलग प्राणियों के समूह में, अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप में जो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वह अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी को प्रदर्शित करता है. फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग to the outside of the body that serve as both mouth and anus and is here called incomplete. डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाए किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में. प्लेटीहेल्मिन्थेस का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह केवल एक ही ओपनिंग होता है इसके बॉडी में, जो माउथ और एनस दोनों का काम करता है. द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग एंड the outside of the body. प्लेटीहेल्मिन्थेस में बॉडी से बाहर निकलने के केवल एक ही रास्ते होते हैं और यह जो रास्ते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी, यह दो तरह से वर्क करते हैं. यह माउथ का भी वर्क करता है और एनस का भी वर्क करता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहा जाएगा. एंड हिज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट. A complete digestive system has two opening, mouth and anus. अगर complete digestive system है तो इसमें दो ओपनिंग होंगे, उनमें माउथ भी होंगे और अलग से एनस भी होंगे. लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में केवल एक सिंगल ओपनिंग है जो आउटसाइड ऑफ बॉडी भी खुलती है, जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट कहेंगे. तो आपने देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो तरह का होता है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो तरह से है. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होता है जो माउथ और एनस दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होते हैं जो एक माउथ का और एक एनस का कार्य करता है. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप. ठीक इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो प्रकार से होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. ठीक है, खुले हुए और बंद. ओपन टाइप में देखें, ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट and cell and tissue are directly bathed in it. ओपन टाइप में जो ब्लड का फ्लो होता है वो डायरेक्ट हार्ट से बाहर भेजा जाता है. ओपन टाइप में ब्लड जो है वह आउट ऑफ द हार्ट, डायरेक्ट हार्ट से सेल और टिश्यू में पंप कर दिया जाता है.
और सेल और टिश्यू जो है इस ब्लड में डूबे रहते हैं, डायरेक्टली बाथ इन इट, वो ब्लड में डूबे रहते हैं। बट इन क्लोज टाइप in which the blood is circulated through a series of vessels varying diameters, जबकि क्लोज टाइप में ब्लड जो है वे वेसल्स में फ्लो होते हैं, जिन्हें आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज कहा जाता है। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हार्ट के द्वारा आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज में फ्लो होती हैं, जबकि ओपन टाइप में हार्ट जो है ब्लड को सेल एंड टिश्यू में पंप करता है और यह सेल टिश्यू उसी ब्लड में डूबे रहते हैं। तो आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट और कंप्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस दोनों एक ही माध्यम से बाहर की तरफ खुलते हैं, जैसे प्लेटिहेलमिन्थेस में, जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती है, माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है। ठीक उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। ओपन टाइप में ब्लड जो है वह टिश्यू और सेल में डायरेक्ट पंप कर दिया जाता है और ये सब भीगे रहते हैं उसी में, जबकि क्लोज टाइप में ब्लड जो है वह वेसल्स के थ्रू बॉडी में पहुंचता है, वेसल्स में पंप किए जाते हैं, जैसे कि आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो ये आपने देखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं। पहला हमने आपको बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगली टॉपिक देखा जाएगा।